Hello everyone and once again welcome to NS Online Education. My name is Navin Kumar and in this video we will cover two topics. One is power requirement and another is types of impeller. And there is a good news and the good news is कि हमने बायो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है. हमने वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं बायो प्रोसेस के जिनसे आपके गेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे. और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि गेट एग्जाम से पहले आपका एक जो बायो प्रोसेस है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे. तो वो प्रॉमिस मैंने पूरा कर दिया है. अभी भी हमारे पास कुछ टाइम बच गया है और इस टाइम में मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको कुछ और वीडियोस प्रोवाइड की जा सके कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो कि आपके गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं. और इसके अलावा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, कुछ टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं जिन पे आप लोग चाहते हैं कि आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए बिफोर दिस गेट एग्ज़ाम. तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जितना भी टाइम अवेलेबल है मैं उसको यूज़ करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता है फ्री, बट जितना भी टाइम मेरे पास होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड की जा सके उन टॉपिक्स पे. ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपको इस वीडियो की जो PDF मिलेगी उसमें इन दो के नोट्स के अलावा आपको नोट्स मिलेंगे. एक टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर. तो टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर पे आपको नोट्स मिलेंगे, ये भी इंक्लूडेड है मतलब इस PDF के अंदर. और क्योंकि एक थ्योरी टॉपिक है तो इसके ऊपर कुछ अलग से वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इसके नोट्स में मतलब PDF में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर के. एक बार बस आप उसको पढ़ लीजिएगा और आपका वहाँ से मोर देन सफिशिएंट है वो आपके लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले है आपका टाइप्स ऑफ इम्पेलर. देखिए यहाँ पे आपको 6 टाइप के यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं इमेजेस में आपको. पहला है आपका 6 फ्लैट ब्लेड डिस्क टरबाइन जिसको आप रस्टन टरबाइन भी बोलते हैं. एक होता है आपका प्रोपेलर, ये आपका पिच ब्लेड टरबाइन है. और फिर ये एंकर, क्योंकि इसकी शेप एंकर जैसी है. गेट एंकर, गेट जैसी शेप है. और ये हेलिकल स्क्रू. और इसके अलावा बच्चों एक और है आपका, ये जो जिसकी इमेज मैंने यहाँ पे डाली है ये है आपका हेलिकल रिबन. क्या है बच्चों ये आपका हेलिकल रिबन. क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी शेप कैसी है, ये हेलिकल है और ये क्या है रिबन की तरह है. ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हेलिकल रिबन. ये वाला जो हेलिकल, ये भी हेलिकल शेप है बट ये स्क्रू की शेप है. ठीक है, तो इसको हेलिकल स्क्रू बोलते हैं, इसको हेलिकल रिबन बोलते हैं. इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ये पूरा यहाँ पर ये पूरा सरफेस है, यहाँ पर क्या है बीच में एम्प्टी होता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि कौन ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट करता है, पंपिंग या फ्लो कैपेसिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है, या फिर इनमें से कौन सा इम्पेलर जो है वो किस टाइप के फ्लूइड के लिए यूज़ किया जाता है. मतलब हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए कौन सा इम्पेलर यूज़ किया जाता है, या फिर लो विस्कोसिटी के लिए कौन सा इम्पेलर यूज़ किया जाता है. इन्हीं तीन में से कोई आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है. ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि कौन सा हाई विस्कोसिटी के लिए होता है, टर्बुलेंस किसका है, पंपिंग या फिर फ्लो कैपेसिटी किसकी है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका है आपका ग्राफ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटर की में आपकी हाई है वैल्यू, और जो आपके एजेस हैं कॉर्नर यहाँ पर ये लो है इनकी. तो ये यहाँ पर इस साइड लो है और सेंटर की तरफ जाएंगे तो आपकी क्या है हाई हो रही है वैल्यू. तो वैल्यू इस तरफ इंक्रीज हो रही है टुवर्ड सेंटर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्बुलेंस की. टर्बुलेंस जनरेशन मीन्स कि आपका कितना ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो. आपने पढ़ा है ना, लेमिनार होता है और एक टर्बुलेंट होता है. लेमिनार फ्लो क्या होता है, जब आपके सारे पार्टिकल्स जो हैं फ्लो में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना नजर आए. आपने टैप ओपन करी है और टैप ओपन किया जब आपने की तो उसमें से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नजर नहीं आ रही है तो उसको बोलते हैं हम लेमिनार. क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो. ठीक है, बहुत स्मूथ फ्लो होता है. इसमें जो है आपका वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को फॉलो करते हैं, उसके पाथ को फॉलो करते हैं. तो जहां जहां आगे वाला मॉलिक्यूल जाएगा पीछे वाला मॉलिक्यूल सब उसी डायरेक्शन में जाएंगे. तो इस तरीके से ये क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है. टर्बुलेंट फ्लो में क्या है कि कोई आपके पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, कुछ आपके इधर. तो ये क्या है, डिस्टर्ब फ्लो है. यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. तो इस टाइप का जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. ठीक है,
तो आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा इम्पेलर है जो कि टर्बुलेंट फ्लो जनरेट कर सकता है, लैमिनार नहीं टर्बुलेंट फ्लो जनरेट कर सकता है। तो देखिए आप देखिए, अगर हम बात करें 6 फ्लैट ब्लेड डिस्क टरबाइन की, तो ये रस्टन टरबाइन भी बोलते हैं बच्चों इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्लैट डिस्क आपको दिख रही होगी, सॉरी गिव मी अ सेकेंड, ये आपको दिख रही होंगी फ्लैट डिस्क, ठीक है। तो फ्लैट डिस्क क्या करेंगी, ये फ्लैट डिस्क आपका पुश करेंगी लिक्विड को, क्या करेंगी, लिक्विड को पुश करेंगी। तो जब ये आपका लिक्विड को पुश करेंगी तो क्या होगा, लिक्विड को थ्रो करेंगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जब ये मूव करेंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इसको और ये इधर। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे एक टर्बुलेंट जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, टर्बुलेंट जनरेट होगा, वर्टेक्स भी बनेगा। और तो ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो बनाने के लिए आपका रस्टन टरबाइन जो है सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो आप देख सकते हैं रस्टन टरबाइन की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, रस्टन टरबाइन की, यानी कि सबसे ज्यादा टर्बुलेंट फ्लो जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर है आपका ये पिच ब्लेड, पिच ब्लेड जो है आपका, आप देख सकते हैं ये रस्टन टरबाइन की तरह ही है, बट यहाँ पर क्या है, इंक्लाइंड है। यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लेड्स हैं वो इंक्लाइन कर दिए गए हैं। तो ये इनका भी यही, ये भी क्या करेंगे, थ्रो करेंगे वाटर को, लिक्विड को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। और इनकी वैसे भी क्या है बच्चों, टर्बुलेंट ही आपका जनरेट होगा, टर्बुलेंट फ्लो जनरेट होगा। बट ये जो टर्बुलेंस ये जो जनरेट करेगा आपका पिच ब्लेड, वो फ्लैट ब्लेड से कम होगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इससे इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। यहाँ पर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पर जो थ्रो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, और इनकी थ्रो कैपेसिटी इतनी नहीं है क्योंकि इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पिच ब्लेड देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू जो आपका रस्टन टरबाइन था, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। फिर आपका क्या है, ये आपके प्रोपेलर आ गए, हाइड्रोफोइल्स हो गए। हाइड्रोफोइल्स भी जो है प्रोपेलर की जैसी, इनकी शेप भी प्रोपेलर की जैसी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोपेलर जो है एक तरीके से 3D ना होकर के थोड़ा सा 2D है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी फ्लैट ब्लेड की तरह ही है, मतलब ये आप देख सकते हैं प्रोपेलर का डिजाइन, ठीक है। तो ये डिस्क भी क्या करेंगी, ये भी वाटर को थ्रो करेंगी, बट ये ज़्यादा नहीं करती। क्यों, क्योंकि ये 2D है, क्या है, 2 डायमेंशनल है होते हैं ये प्रोपेलर्स, मतलब इनका जो विड्थ है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। बट ये भी थोड़े से इंक्लाइंड हैं, ये भी थोड़े से आपके इंक्लाइंड हैं, ये जो है आपके डिस्क, ये भी थोड़ी सी इंक्लाइंड है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इंक्लिनेशन शो कर रहा है, ये जो बॉर्डर है क्या शो कर रहा है, ये इंक्लिनेशन शो कर रहा है कि ये यहाँ इस साइड से ऊपर है और बॉटम वाली साइड से थोड़ा नीचे है, इसलिए यहाँ पर ये आपको इस तरीके से शो किया गया है। तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल को पुश करेंगे, बट इतना नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू रस्टन टरबाइन, सबसे ज़्यादा करेगा, फिर पिच और फिर ये प्रोपेलर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल ही है, बात करें तो पिच ब्लेड टरबाइन की जैसी, ठीक है। थोड़ी सी कम है बट ज़्यादा कम नहीं है। और उसके बाद आते हैं ये आपके एंकर, गेट एंकर, और ये आपके हेलिकल वाले, ठीक है। तो हेलिकल और जो एंकर हैं, इन दोनों का देख सकते हैं आप यहाँ पर हेलिकल रिबन, हेलिकल रिबन ये वाला आपका हेलिकल रिबन, और ये एंकर, इनकी बात चल रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि एंकर, ये देख सकते हैं ये एंकर और हेलिकल रिबन, तो इसमें क्या है, ये काफ़ी थिन है, ये क्या है, इनके ब्लेड्स काफ़ी थिन है, और इसी की वजह से ज़्यादा वाटर को ये पुश नहीं करते हैं, ज़्यादा वाटर को ये पुश नहीं करते हैं, यानी कि ज़्यादा लिक्विड को ये पुश नहीं करते हैं, बस उनको कट करते हैं। ये क्या है, उनको थ्रो करने की जगह क्या करते हैं, उनको कट करते हैं। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है, कट करना और उनको थ्रो करना, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो ये तो थ्रो करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, मतलब लिक्विड को पुश करते हैं काफ़ी, बट ये पुश नहीं करते, ये उसको कट करने की कोशिश करते हैं। कौन, एंकर और ये रिबन, ये क्या करते हैं, कट करने की कोशिश करते हैं लिक्विड को। तो इसलिए इनकी जो आपका टर्बुलेंस ये है, सबसे कम टर्बुलेंस जनरेट करते हैं, क्योंकि वाटर को कट करने की कोशिश करते हैं, अपोजिट टू उनको पुश पंप करने की जगह, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। फिर आते हैं आपके गेट, तो गेट वाले आपको दिख ही रहा है, गेट एंकर सबसे कम इसका ही होता है, गेट एंकर का, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये क्लियर कर दिया है मैंने सारी चीज़ें। बात करते हैं पंपिंग और फ्लो कैपेसिटी की। क्या है, पंपिंग एंड फ्लो कैपेसिटी। पंपिंग एंड फ्लो कैपेसिटी का मीनिंग ये होता है बच्चों कि
कितना जो आपका लिक्विड है, आपका कितना लिक्विड इन बिटवीन पास हो रहा है, कितना लिक्विड इन बिटवीन आपका पास हो रहा है इन इम्पेलर से। समझ रहे हैं आप इन बात को? इन इम्पेलर्स के इन बिटवीन कितना लिक्विड पास हुआ उसको बोलते हैं इनकी पंपिंग या फिर फ्लो कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि कितना मिक्स कर पाएंगे इनके मूव मोशन से, कितना जो है लिक्विड मिक्स होगा वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किसमें, आपका पंपिंग या फिर फ्लो कैपेसिटी में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जब ये मूव करेगा तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में मूव करेगा, क्योंकि ये तो सर्कल बनाएगा, लेकिन जब ये सर्कल बनाएगा तो इसकी हाइट भी काफ़ी है, तो इसकी हाइट भी काफ़ी है, तो ये क्या बना लेगा, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेगा। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप में ये जब ये मूव करेगा तो एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कवर करेगा। ये क्या करेगा, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कवर करेगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो आपका लिक्विड है उसको पंप कर रहा है, मतलब फ्लो कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा लिक्विड इसके अंदर से फ्लो कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पंपिंग या फिर आप कह सकते हैं फ्लो कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, गेट एंकर की है। ठीक है, उसके बाद किसकी आती है, हेलिकल रिबन और एंकर। तो ये हेलिकल रिबन है, ये भी कट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, बट ये भी क्या है, एक सिलेंड्रिकल, ये भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनाएंगे, ये भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनाएंगे पूरा, और यहाँ पर इनकी भी क्या होगी, फिर फ्लो कैपेसिटी अच्छी होगी। तो जो इनके अंदर से इन बिटवीन जो इसके यहाँ से लिक्विड फ्लो करेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी फ्लो कैपेसिटी भी ज़्यादा है। फिर आते हैं प्रोपेलर। प्रोपेलर मैंने बताया कि ये ज़्यादा मतलब 2D की तरह है, 2D शेप है, इनकी विड्थ ज़्यादा नहीं है, तो ये इनका जो सिलेंड्रिकल शेप बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये छोटा बनेगा इनका। ठीक है, तो इनकी हाइट सिर्फ इतनी है, तो इनका ये सिर्फ इतना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं। और ये गेट एंकर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है, गेट एंकर इतना ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है, इसी तरीके से हेलिकल भी कितना ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये इनकी फ्लो कैपेसिटी होती है। तो प्रोपेलर की फ्लो कैपेसिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस गेट एंकर और हेलिकल। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आपका आएगा पिच ब्लेड टरबाइन, यानी कि ये वाला। बच्चों ये जो है प्रोपेलर का साइज फिर भी बड़ा होगा, ये पिच ब्लेड यहाँ पर ये इनका भी, इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ये भी क्या है, इतना इतना एक सिलेंडर को कवर करेंगे, मतलब ये इतना सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ये कवर करेंगे जो जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। इनकी क्या है बच्चों, इन ये जो सिलेंड्रिकल शेप में मूव कर रहे हैं उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो ये कम वॉल्यूम इनके अंदर से फ्लो कर रहा है, इन बिटवीन कम वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। तो ये भी इसकी तरह ही, किसकी तरह, प्रोपेलर की तरह ही यहाँ पर भी इसका भी कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस। नाउ देन कम्स रस्टन टरबाइन। तो रस्टन टरबाइन तो बीच में तो इतना बड़ा ये सर्कल डिस्क है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला इसके मूव होने से, तो किसके मोशन से फर्क पड़ रहा है, सिर्फ इसके मोशन से। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं कि ये कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो देखिए ध्यान से समझिए, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा इसके लिए कि ये इसके मोशन से कितना वॉल्यूम कवर होता है। तो ट्राई कर रहा हूं मैं बनाने के लिए सर्कल। ठीक है, सर्कल अच्छे बनते नहीं है, तो ये एक सर्कल हो गया बच्चों ये, और ये नीचे इसी तरीके से बॉटम पे भी बनेगा ये। तो ये एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ये भी कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि ये जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कवर करेगा इसके अंदर एक और सर्कल बनेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लैट डिस्क है, ये जो फ्लैट ये देख सकते हैं ना, ये वाली जो अंदर सेंटर में ये सर्कुलर डिस्क है, इसके मोशन से तो कोई भी लिक्विड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये जो आपके ये जो डिस्क है, जो फ्लैट डिस्क है, सिर्फ इनके मोशन से फर्क पड़ेगा। तो ये जो इतना वॉल्यूम है, सिर्फ इतना वॉल्यूम, अंदर वाला वॉल्यूम काउंट नहीं होगा सिलेंडर का, सिर्फ आउटसाइड वाला वॉल्यूम ही काउंट होगा। तो ये सिर्फ आउटसाइड ही एक रिंग है, ये क्या है, आउटसाइड एक रिंग है, सिर्फ इतना ही वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो इससे फ्लो होता है। तो इसकी फ्लो कैपेसिटी सिर्फ एक रिंग शेप में है, तो एक रिंग शेप का वॉल्यूम जो है ये कवर करता है। ठीक है, बाकी प्रोपेलर की बात जब हमने करी तो प्रोपेलर का भी एक सिलेंड्रिकल था, इसका भी सिलेंड्रिकल था, पूरा अंदर तक पूरा कंप्लीट था, इसका भी पूरा कंप्लीट था, एंकर का भी, तो इन सब का भी। ठीक है, बट यहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा थी तो ये सबसे ज़्यादा कर रहा था, इसकी भी हाइट ज़्यादा है तो ये भी सबसे ज़्यादा कर रहा है, हेलिकल रिबन की भी हाइट ज़्यादा है सिलेंडर की, तो ये भी सबसे ज़्यादा कर रहा है। बट यहाँ पे पिच की बात करें तो इनकी हाइट कम है, और प्रोपेलर की बात करें तो इनकी भी हाइट कम है। और इसके अंदर वाला एरिया जो है वो वेस्ट है, किसके अंदर का एरिया, रस्टन टरबाइन के अंदर का जो एरिया है। ठीक है, तो इसकी सबसे ज़्यादा इसकी जो है आपकी यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फ्लो कैपेसिटी सबसे कम है।
ठीक है। तो ये आपको इमेजिन करनी पड़ती है चीज़ें समझने के लिए कि आखिर टर्बुलेंस क्या है, पंपिंग फ्लो कैपेसिटी क्या है, शेप को समझिए कि इनकी शेप्स क्या है, उसको इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से जब वो मूव करेंगे तो किस टाइप का मोशन डेवलप होगा, ठीक है। तो ये एक बार आपको समझना है, मतलब आपको अगर मेरी बात बताई हुई समझ में नहीं आ रही तो बस आप इस टेबल को एक बार रिवाइज कर लीजिए और इसको मतलब याद रख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए कि किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एक होता है आपका हाई विस्कोसिटी फ्लूइड। हाई विस्कोसिटी फ्लूइड होते हैं बच्चों, जैसे कि हाई विस्कोसिटी फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि एक एग्जांपल है तो हनी आ जाएगा इसके अंदर, शहद, ठीक है। और एक होता है लो विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी यानी कि आपका इसमें पेट्रोल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो ये क्या है, आपके लो विस्कोसिटी फ्लूइड है। तो किस टाइप का इंपेलर आप यूज करेंगे हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो हाई विस्कोसिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं एंकर, क्योंकि यही एक ऐसा है जो कि इजीली मूव कर सकता है आपका हाई विस्कोसिटी फ्लूइड में। क्यों मूव कर सकता है, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा विस्कस है। विस्कस मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। तो ये बहुत ही गाढ़े फ्लूइड है। तो आपको पता है गाढ़े फ्लूइड में ये फ्लैट डिस्क रोटेट करने में प्रॉब्लम करेगी। इसी तरीके से प्रोपेलर को भी मोशन में प्रॉब्लम होगी, इसको भी होगी, बट इनको नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये इनका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम है तो इनका मोशन इजी हो जाता है। इसी तरीके से इसका मोशन भी इजी हो जाता है और इसी तरीके से इसका मोशन भी इजी हो जाता है। तो अगर आप बात करें हाई विस्कोसिटी फ्लूइड की तो आप वहां पे ये वाली फिगर्स जो है, मतलब ये जो आपके इंपेलर हैं, इनको यूज कर सकते हैं। इनको यूज नहीं करेंगे हाई विस्कोसिटी के लिए। इन तीनों को कब यूज करेंगे, तीनों को यूज करेंगे लो विस्कोसिटी के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ इंपेलर फॉर मिक्सिंग हाई विस्कोसिटी फ्लूइड। बच्चों एक ये ग्राफ भी है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, तो इससे को भी मेमोराइज करके आप याद रख सकते हैं कि कौन ज्यादा सुटेबल है हाई विस्कोसिटी के लिए और कौन सुटेबल है लो विस्कोसिटी के लिए। तो प्रोपेलर दिखाया है कि लो विस्कोसिटी के लिए हमेशा प्रोपेलर जो है सिर्फ लो विस्कोसिटी के लिए यूज किया जा सकता है, जिसकी विस्कोसिटी 10⁴ हो, अप टू 10⁴ हो। फ्लैट ब्लेड टरबाइन यानी कि रस्टन टरबाइन की बात कर रहा है ये, ठीक है, उनको सिर्फ 10⁴ तक यूज कर सकते हैं। एंकर्स के लिए बताया है। फिर पैडल, तो इस तरीके से ऊपर जाने, मतलब ये जो ऊपर वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ हाई। अब देख सकते हैं हेलिकल रिबन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया जा सकता है, हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए यूज किया जा सकता है। क्यों, ये लो विस्कोसिटी के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं ये नीचे क्या है, लो विस्कोसिटी है, बट इसके लिए जो है हेलिकल रिबन यूज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा, हाई विस्कोसिटी के लिए। क्योंकि लो विस्कोसिटी में अगर ये मूव करेगा ना बच्चों, तो लो विस्कोसिटी यानी कि वाटर के अंदर आप इसको मूव कराओगे तो वाटर को कोई भी असर नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन जो हाई विस्कोसिटी फ्लूइड है उसको, उसके अंदर इसको रोटेट कराओगे तो उसमें मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो गेट एंगर, हेलिकल स्क्रू, हेलिकल रिबन और पैडल और ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हेलिकल रिबन। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा स्टेरर पावर रिक्वायरमेंट। क्या है, स्टेरर पावर रिक्वायरमेंट। स्टेयर पावर रिक्वायरमेंट, ये इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि स्टीयरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपका पावर की, वो पूछ रहा है कि आपका एक रिएक्टर है, उसमें आपने स्टीयर लगाया है, उसका मोशन कराना है, तो उस मोशन के लिए आपको कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है। और बच्चों बात करते हैं जब इंडस्ट्री में पावर की, तो पावर एसोसिएटेड हो जाती है कॉस्ट, क्योंकि पावर है तो मतलब एनर्जी कंज्यूम हुई और एनर्जी यानी कि कॉस्ट। तो इंडस्ट्री में कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी बायो प्रोसेस, मतलब बायो जो भी आप रिएक्टर रन कराएंगे तो उसमें कॉस्ट कितनी एसोसिएटेड है, ये इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अनगैस्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए कितनी पावर रिक्वायरमेंट है। अनगैस मतलब एरेशन नहीं है, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड यानी कि जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करे, तो न्यूटोनियन फ्लूइड, तो उसके लिए पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है ये आपको पता करना है। नॉन न्यूटोनियन के लिए बच्चों फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फॉर्मूला खुद ही दे देगा, ठीक है। दूसरा मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं कि नॉन न्यूटोनियन पे आपका क्वेश्चन आए। दूसरा इसी तरीके से गैस के लिए भी जो है क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बता देंगे उसको भी कैसे करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए पहले अनगैस न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए पावर रिक्वायरमेंट किस चीज़ पे ऊपर डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है बच्चों आपका स्टीयर की स्पीड पे। स्टीयर स्पीड यानी कि NI,
फिर ये डिपेंड करती है इम्पेलर का शेप एंड साइज। तो इम्पेलर का शेप तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। साइज की बात करें तो साइज होता है DI यानी कि डायमीटर ऑफ इम्पेलर। टैंक की ज्योमेट्री से मीनिंग है कि हाइट टू डायमीटर रेशियो कितना है। जितना बड़ा टैंक होगा बच्चों उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, और जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा पावर रिक्वायर्ड मिक्सिंग में उतनी ज्यादा लगेगी। ठीक है, फिर आता है द डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है लिक्विड की, तो डेंसिटी यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड यानी कि ये। ठीक है, इसी तरीके से ये फैक्टर आपको यहाँ भी दिख जाएंगे, डेंसिटी, स्पीड ऑफ इम्पेलर और ये डायमीटर ऑफ इम्पेलर। ठीक है, तो यानी कि आपके पास दो ऐसे नंबर हैं, एक तो रेनॉल्ड्स नंबर है और एक ये पावर नंबर है। ये बच्चों ये नंबर क्या है, ये आपके डायमेंशन लेस नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस नंबर होते हैं। इसका मतलब इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, यहाँ पर इनकी कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट। ठीक है, तो जिनकी यूनिट नहीं होती उनको बोलते हैं डायमेंशन लेस नंबर। तो ये दोनों ही हैं, दोनों डायमेंशन लेस नंबर है। तो ये दोनों डायमेंशनल नंबर ऐसे नंबर है जो कि इन सारे फैक्टर से रिलेटेड हैं। तो स्टेयर स्पीड मैंने आपको दिखाया, इम्पेलर ऑफ डायमीटर, डेंसिटी और विस्कोसिटी, और इन्हीं सब चीजों के ऊपर क्या डिपेंड करती है, आपकी पावर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक तो रेनॉल्ड्स नंबर और दूसरा क्या है, पावर नंबर। पावर नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। ये बच्चों हमने स्केल अप में भी पढ़ा है इसको, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्केल अप के अंदर कि कैसे आपको पावर फाइंड आउट करनी है स्केल अप के लिए। तो वहां पर भी ये तीनों फॉर्मूले मैंने वहां पे डाले थे और आपको वहां पे भी ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इजी है, यहाँ से आपका ड्राइव होकर के आया है। और स्केल अप में मैंने आपको बताया था कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है NI का क्यूब DI की पावर 5। तो ये कहाँ से आया बच्चों, ये इसी फॉर्मूले से आपका आया है। क्यों, पावर नंबर बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू है, और डेंसिटी लिक्विड वो भी क्या होती है, डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी वो भी कांस्टेंट ही होती है। तो इसका मतलब पावर किस पे डिपेंड करती है, इम्पेलर की स्पीड पे और डायमीटर ऑफ इम्पेलर पे। इज दैट क्लियर। अब ये जो बच्चों पावर नंबर है ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप सोच रहे होंगे कि हमने ये तो इम्पेलर की शेप वाला फैक्टर तो कंसीडर नहीं किया। तो बच्चे जो NP है ना, ये पावर नंबर, ये इम्पेलर की शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि इम्पेलर जो आपने यूज किया है उसकी शेप क्या है। इसके अलावा ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका फ्लो रिजीम कैसी है, लेमिनार है, ट्रांजिशन है, टर्बुलेंट है, किस टाइप की फ्लो रिजीम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे पावर नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर का एक ग्राफ है और डिफरेंट टाइप की फ्लो रिजीम दिखाई हुई है। ठीक है, ये लेमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट। तो आपको दिखाया पावर नंबर कि 0.1 से यहाँ तक आपका। ठीक है, अगर 0.1 से इस वैल्यू पे क्या है, यहाँ पे पावर नंबर क्या है, 1 है जब आपका फ्लो रिजिम कैसा होगा, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 10 है और पावर नंबर 1 है तो कैसा फ्लो होगा, लेमिनार। अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं 10 की पावर 3 है और आपका NP की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपका फ्लो कैसा हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। और अगर आपका फ्लो क्या कहते हैं, आपका रेनॉल्ड्स नंबर 10 की पावर 5 और आपका पावर नंबर 1 है तो ये कैसा हो जाएगा फ्लो, ये यहाँ पर आकर के मिलेंगे तो इसका मतलब फ्लो हो जाएगा आपका टर्बुलेंट। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि आपका फ्लो रिजीम कौन सा होगा। अगर पावर नंबर 10 है और रेनॉल्ड्स का नंबर 10 है तब भी आपका कैसा मिलेगा, आपको लेमिनार मिलेगा। 10 है और ये 10 की पावर 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कहाँ पर किस टाइप की फ्लो रिजीम आपको देखने के लिए मिलेगी। इज दैट क्लियर, यहाँ तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये है आपका पावर नंबर और इनके बीच का रिलेशनशिप, इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये बस आपको बताया कि ये दोनों क्यों यहाँ पर जरूरी है। ये दौरान में जब क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े टफ आते हैं, वहाँ पे पावर नंबर गिवन नहीं होता, वहाँ पे पावर नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, बट गेट एग्जाम में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी कि ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर है पावर इनपुट बाई गैसिंग। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अब हमें फाइंड आउट करना है पावर इनपुट बाई गैसिंग। ये तो हमने पढ़ा था कि स्टीयर के लिए पावर रिक्वायर्ड टू मिक्स नॉन एरेटेड फ्लूइड, और यहाँ पे हमने यूज किया था स्टेरर, बट यहाँ पे हम स्टेरर का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बच्चों स्पार्जिंग का। किसका यूज कर रहे हैं, स्पार्जिंग का, यानी कि हम यहाँ पर बबल कॉलम या एयर लिफ्ट इस टाइप का कोई रिएक्टर यूज कर रहे होंगे जहाँ पर स्टेरर का यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, बस स्पार्जिंग होती है। तो यहाँ पे बबल्स जनरेट होंगे, वो ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे और उन्हीं की वजह से मिक्सिंग होगी। ठीक है, तो उसके लिए तो स्पार्जिंग के लिए कितनी पावर चाहिए, यहाँ पे अब ये जो गैस फ्लो रेट है एफ गैस, इसको मेंटेन करने के लिए कोई पावर की रिक्वायरमेंट होगी ना, तभी तो ये गैस फ्लो करेगी यहाँ से। तो वो कितनी है, तो वो उसके लिए फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पर Fg क्या है, आपका गैस फ्लो रेट है कि आपको कितना गैस फ्लो रेट चाहिए। ये रो डेंसिटी है उस लिक्विड की, डेंसिटी कितनी है। जी आपका एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच एल क्या है बच्चों, एच एल आपका हाइट ऑफ लिक्विड, क्या है बच्चों ये है आपका हाइट ऑफ लिक्विड। क्लियर है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका हाइट ऑफ लिक्विड है। हाइट ऑफ लिक्विड पावर के प्रोपोर्शनल क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ ये पावर के प्रोपोर्शनल क्यों है। इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं रिएक्टर की और जिसमें आप करना चाह रहे हैं स्पार्जिंग, क्या करना चाह रहे हैं, स्पार्जिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे गैस बबल जनरेट होंगे। तो आप देखिए ये जो लिक्विड कॉलम की हाइट है, ये जो H, जितना ज्यादा लिक्विड की हाइट होगी, जितना ज्यादा लिक्विड की हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा यहाँ पर, कहाँ पे, बॉटम पे। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझिए, हाइट जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर कहाँ पर, बॉटम पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा बॉटम पे प्रेशर होगा उतना ही गैस को यहाँ से यहाँ पर मतलब स्पार्जिंग में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। क्यों स्पार्जिंग में प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि जो लिक्विड है इतना जिसकी हाइट H है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पुश करेगा गैस को वापस से स्पार्जर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना जो लिक्विड है इसके ऊपर हाइट का, H हाइट का जो लिक्विड है वो यहाँ पर उसकी वजह से एक प्रेशर होगा जिसको हमने P बॉटम बोला है यहाँ पर। तो वो क्या करेगा, लिक्विड को, गैस को स्पार्जर से बाहर नहीं आने देगा। तो फोर्सफुली हमें स्पार्जिंग करानी पड़ेगी ताकि गैस बबल्स यहाँ से इस लिक्विड के अंदर रिलीज हो सके। इज दैट क्लियर। तो इसलिए क्या है, हाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम बात करते हैं पावर रिक्वायर्ड की, क्योंकि हाइट डिसाइड करेगी कि प्रेशर कितना है वहां पर, तो इजीली स्पार्जिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके दोनों फॉर्मूले। ये भी इतना अभी तक कोई इससे गेट एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्केल अप में भी यूज होता है ये फॉर्मूला, और ये आपका पावर रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये है क्वेश्चन नंबर 20 और ये है आपका पावर रिक्वायरमेंट से फॉर एजिटेशन ऑफ नॉन एरेटेड, यानी कि अनगैस्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो अनगैस्ड का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या है, P इक्वल्स टू एन ए, सॉरी एन पी एन ए याद आ रहा है, एन पी रो एंड देन आपका क्या था, एन आई का क्यूब और डी आई की पावर 5। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा पावर रिक्वायर्ड के लिए। ठीक है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे इन्होंने और पहले से गिवन दे रखी हैं, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप से आएगा तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, बट कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो ये देंगे ही, और हमें आंसर किस में बताना है, किलो वाट में बताना है। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, एनपी चाहिए, तो एनपी पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्मेंटर ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, फर्मेंटर का डायमीटर, तो ये तो dt है, किसकी बात कर रहा है, टैंक डायमीटर। क्या ये हमें चाहिए, नहीं चाहिए। नंबर ऑफ इम्पेलर की बात कर रहा है, क्या फॉर्मूले में नंबर ऑफ इम्पेलर का कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो ये नहीं चाहिए। मिक्सिंग स्पीड यानी कि बच्चों बात कर रहा है एनपी की, तो एनपी हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। डायमीटर ऑफ रस्टर टर्बाइन यानी कि डी की बात कर रहा है, ये भी हमें चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए। विस्कोसिटी की बात कर रहा है यानी कि आपका बात कर रहा है न्यू की, ये हमें चाहिए, नहीं चाहिए, ये तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए चाहिए होगा। डेंसिटी की बात कर रहा है, रो से प्रेजेंट करते हैं, ये भी हमें चाहिए। और पावर नंबर की बात है तो यानी कि एनपी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है, बस हमें इसको फॉर्मूला पुट कर रहा है और आंसर निकालना है। बट बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि वाट, ये यूनिट जो है वाट, ये क्या है, पावर की यूनिट है। किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, और ऑब्वियसली बात हम पावर ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर की जो यूनिट है वाट, इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, पावर की एसआई यूनिट क्या है, किलोवाट नहीं है, वॉट, ये सिर्फ इतना। ठीक है, तो हमें वाट में आंसर निकालना, तो बच्चों इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा कि दोनों तरीके क्या हैं। तो पहला तरीका तो ये होता है फर्स्ट कि आप पहले ही यूनिट्स को कन्वर्ट कर लें एसआई यूनिट में। ठीक है, पहले ही आप इन सबको किस में कन्वर्ट कर लें, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ अगर आप लोगों को याद नहीं है। तो एसआई यूनिट होती है आपकी, एसआई यूनिट अगर आप बात करें एसआई यूनिट की, तो मास होता है किलोग्राम में, लेंथ होती है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, टेम्परेचर होता है आपका केल्विन में, और जो मैटर है वो मोल्स में होता है। एंड देन आपका एक यूनिट होती है कैंडला भी होती है, इंटेंसिटी की यूनिट होती है। बट आप लोगों के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आप लोगों के यूज़ के लिए सिर्फ यही हैं यूनिट्स जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा यूनिट्स किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, मोल, तो टोटल 7 ऐसा यूनिट होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस करते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले या तो इनको कन्वर्ट कर लीजिए, फिर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इन सबको, तो आपका जो भी आंसर आएगा पावर का वो क्या होगा, वॉट में आएगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, वॉट में आएगा।
अगर आपने सारी वैल्यू SI यूनिट में पुट करी है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद उसे कन्वर्ट करें बाद में, जैसा कि मैं अभी तक आपको यही कराता था कि पहले सारी वैल्यू पुट कर लेते थे और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले उनको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्यों, ताकि अभी बताऊंगा लास्ट में क्यों। देखिए, तो सबसे पहले ये दिया हुआ है बच्चों, क्या है, पहले हमें ये चाहिए 300 RPM। बच्चों RPM होता है रोटेशन पर मिनट, और जो पर मिनट, मिनट तो ऐसा यूनिट नहीं है, सेकंड होती है ऐसा यूनिट। तो सबसे पहले हमें इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा NP को, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा बच्चों। तो 300 और पर मिनट, कि पर मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 1/मिनट लिख सकता हूँ पर मिनट को मैं, ठीक है। तो ये हो गया पर मिनट। तो मुझे किसे कन्वर्ट करना है, इस मिनट को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, सेकंड में। तो जिसको भी कन्वर्ट करना हो उसको बच्चों कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको नीचे। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। क्लियर है। तो इससे देखते हैं इसको कैंसिल करके क्या मिलता है हमें। तो मिनट से तो मिनट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 6 5 जो आपका 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, 5 सेकेंड की पावर -1। तो ये आपने किसको कन्वर्ट कर लिया, हमारा ये स्पीड जो है आपका कन्वर्ट हो गई। ये तो पहले से मीटर में दिया हुआ है आपका डायमीटर, तो ये SI यूनिट है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी SI यूनिट है, और इसकी तो यूनिट होती नहीं है, ये तो डायमेंशनलेस नंबर होता है, पावर नंबर, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब SI यूनिट में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम इनको डायरेक्ट पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो NP कितना है बच्चों, 5 है। NP की वैल्यू है 5। देन डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी दी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर। और क्या गिवन है, फिर आपको गिवन है आपका ये स्पीड आपका कितनी है, स्पीड है आपकी 5 सेकेंड। अभी हमने कन्वर्ट किया है, तो 5 सेकेंड की पावर -1 का क्यूब, और DI की पावर 5। तो DI कितना है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर की पावर 5। इज दैट क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलसी का यूज़ कर लेना। तो 5 इंटू 1000 तो वही आ जाएगा, 5000 इंटू 5 का क्यूब। ये क्या है, 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब कर लीजिए। 5 का क्यूब कितना आएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा बच्चों, वहाँ पे छोटी सी गलती आपका पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कैलसी का यूज़ ज़रूर करें, चाहे कितनी सिंपल कैलकुलेशन क्यों ना हो, ताकि आपको मतलब कहीं से ह्यूमन एरर के चांसेस बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या बन रही है, इसी से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, ठीक है। ये मीटर क्यूब है, माइनस का मीटर क्यूब। फिर ये सेकंड की पावर -1 है और बाहर है 3, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेकंड माइनस क्यूब, और ये मीटर की पावर 5 हो जाएगी। क्लियर है। और इसको एक बार सारी यूनिट्स को साथ में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम। ये -3 है मीटर का क्यूब, ये यहाँ पे मीटर 5 है, तो 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा, और सेकंड कितना आ जाएगा, -क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप यूनिट सारी यूनिट्स किस में रखेंगे, SI यूनिट में। तो ये क्या है, ये SI यूनिट है, मास किलोग्राम में है, लेंथ मीटर में है, और टाइम सेकंड में है। तो उस केस में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर कितना आया, इसका मीनिंग हमारा आंसर आया 625000 वॉट आ गया। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। अब इन्होंने कहा है लेकिन किलोवाट में आंसर बताओ। इन्होंने क्या बोला है, किलो वाट में आंसर चाहिए, तो किलो वाट में आंसर बताएंगे। तो बच्चों ये 3 0 है, इसका मीनिंग होता है किलो, तो इनको अगर हटा देंगे तो हो जाएगा किलो वाट। क्यों हो जाएगा किलो, क्योंकि बच्चों किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, गी का मतलब होता है 10 की पावर 9, ठीक है। फिर टेरा भी आ गया आजकल, तो टेराबाइट हार्ड डिस्क देखिए। देखिए आप केबी में गाने, मतलब पहले जो है इमेजेस केबी में होती थी, अब जो सॉन्ग्स हैं वो एमबी में होते हैं, फिर आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो अब जीबी में आते हैं, और आजकल हार्ड डिस्क जो है वो टेराबाइट में आ रही है। तो टेरा का मतलब होता है ये 10 की पावर 12। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट ये हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बस इनकी पावर में 3 3 ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से स्मॉल में अगर बात करें तो डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1, यानी कि डेसीमीटर है तो 10 की पावर -1 मीटर।
मिली, अब फिर आता है सेंटीमीटर, सेंटी का होता है 10 की पावर -2, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, ठीक है। फिर आएगा नैनो, फिर आएगा पीको आएगा 10 की पावर -12, फिर आएगा शायद फेम्टो, फेम्टो का होता है 10 की पावर -15, और ये जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियर लेवल पे पहुंच गए, मतलब आप न्यूक्लियस का डायमीटर जो होता है एटम के न्यूक्लियस का डायमीटर वो इस रेंज में आता है 10 की पावर -15 में, तो इतना छोटा कुछ नहीं होता मतलब होता है न्यूक्लियस का डायमीटर होता है। क्लियर है, तो ये आपका आंसर है 625 किलोवाट, तो यानी कि हमारा आंसर कितना है 625। अच्छा ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन आप यूनिट, ये तो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, आप कैसे पहचानेंगे कि ये वॉट ही होता है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। अगर आप इतना समझ गए हैं कि अगर आप सारी चीज़ों को पुट करेंगे एसआई यूनिट में तो आपका आंसर क्या आएगा, वॉट में आएगा। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक चीज़ कि पावर जो होती है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ जाएगा और टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या है, मतलब आप देखिए मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस क्यूब, और यही हमारा आंसर आया था। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, तो यानी कि ये क्या है, ये वाट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए मैं आपको 3 यूनिट बताऊंगा, वाट इक्वल्स टू 1 वाट इक्वल्स टू, वर्क की, वर्क डन की यूनिट होती है बच्चे जूल, और टाइम की यूनिट होती है तो सेकंड, तो एक तो ये बनेगा जूल पर सेकंड, ये बन गया। फोर्स होती है आपका न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है आपका मीटर, और ये होता है सेकंड, तो एक यूनिट आपकी बनेगी 1 जूल पर सेकंड, और एक ये बनेगा आपका 1 न्यूटन मीटर सेकंड, एक ये यूनिट बन गई। और एक यूनिट जो आपने यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर हमने क्या बनाई है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस क्यूब, तो 1 वाट इक्वल्स टू इतने टाइप की यूनिट्स जो है वो पावर की आपकी हो सकते हैं। तो मैंने आपको पॉसिबल यूनिट बताई हैं कि पॉसिबल यूनिट्स क्या है, किसकी, पावर की पॉसिबल यूनिट क्या हो सकते हैं, 1 वाट हो सकता है, और 1 किलोवाट भी हो सकता है, और 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है, अभी बताया, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक है। तो इससे आगे भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखिए 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और ये 1 किलोग्राम मीटर। तो ये पता क्या है, यहाँ पर हमने क्या कह रहा है, सिर्फ फॉर्मूले को अनफोल्ड करते चले गए। हम फॉर्मूलेज को जितना अनफोल्ड करते चले जाएंगे, यूनिट्स उतनी सिंपलर होती चली जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, ये तो 11th-12th में था, बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इन केस अगर आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कोई नहीं है। बस इस चीज़ को याद रखिए कि अगर आपने सारी वैल्यू एसआई यूनिट में पुट करी हैं, सारी वैल्यू एसआई यूनिट में पुट करी हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, वॉट आएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि आपको सारी वैल्यू पावर के फॉर्मूले में किस यूनिट में रखनी है, एसआई यूनिट्स में, और एसआई यूनिट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आंसर है 625, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको नोट्स मिल रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्टर के, थोड़ा बोरिंग है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप खुद ही पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं, स्टीयर टैंक रिएक्टर है, बबल कॉलम, तो ये नोट्स हैं, बस एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, दैट्स ऑल। एयरलिफ्ट, पैक्ड बेड, एंड देन फ्लूइडाइज्ड बेड। पैक्ड बेड जो है बच्चों, उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है फ्लूइडाइज्ड बेड और एक होता है इसका ट्रिकल बेड, ठीक है। तो और इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इन सबको पढ़ लीजिएगा। और इस तरीके से आपका बायो प्रोसेस बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है, फुल एंड फाइनल। तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो अब मिले, जो आपका ये जो टाइम बचा है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके बिफोर गेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।